हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 36 बनाने जा रहे हैं। आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपना परागण निषेचन, है ना। निषेचन की प्रक्रिया जो है वही हम यहाँ आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। परागण हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या होता है निषेचन, देखो आपको पता है परागण की क्रिया द्वारा पराग कणों को मादा की वर्तिकाग्र पर पहुँचा दिया जाता है। वर्तिकाग्र से जो पराग कण होते हैं उससे पराग नलिका का विकास हो जाता है और पराग नलिका जो होती है फिर वो भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रकार से है ये मान लीजिए आपकी वर्तिकाग्र है। यहाँ पर ये पराग कण पहुँच गया है, इससे पराग नलिका का विकास हो रहा है और अधिकतम जो है वो बीजांड द्वार से ही पराग नलिका का प्रवेश होता है। तो ये बीजांड द्वार तक पहुंचा दी जाती है। अब यहाँ से पराग नलिका का भ्रूणकोश है बीजांड के अंदर, उस भ्रूणकोश के अंदर ही अंड कोशिका होती है। तो किस प्रकार पराग नलिका जो है वो भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। वापस से सुन लेंगे कि परागण की क्रिया द्वारा पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिए जाते हैं। पराग कणों से पराग नलिका का विकास होता है, नलिका अंकुरित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश तक के अंदर प्रवेश करती है। पर बीजांड में प्रवेश कई प्रकार से करती है, लेकिन मेनली जो ज़्यादातर पादपों में जो बीजांड में प्रवेश होता है, भ्रूणकोश में प्रवेश होता है, वो बीजांड द्वार की ओर से होता है। यहाँ आपको पता है बीजांड द्वार की तरफ 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका होती है। तो किस प्रकार ये बीजांड द्वार भ्रूणकोश में प्रवेश करती है? पहली चीज़ ये या तो वो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से होती हुई प्रवेश करती है। यहाँ पर 3 है ना, सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका और एक और है। तो बीच वाली अंड कोशिका है, दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं हैं, तो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से चली जाती है या फिर जो है भ्रूणकोश की जो भित्ति होती है और साइड वाली सहायक कोशिका है, तो भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से चली जाए या फिर सहायक कोशिका को भेदते हुए चली जाए। तो 3 प्रकार के प्रवेश करेगी। या तो ये भ्रूणकोश है, यहाँ पर ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं और ये वाली अंड कोशिका है, ठीक है। तो या तो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से चली जाए या फिर भ्रूणकोश भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से चली जाए या किसी सहायक कोशिका को भेदते हुए ही अंदर चली जाए। तो 3 प्रकार से भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका का प्रवेश होता है। अब ये प्रक्रिया जो है वो निम्न चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो 2 सहायक कोशिका है उसमें से एक कोशिका जो होती है उसके अंदर से पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। पराग नलिका के प्रवेश करने से पहले ये अपहासित हो जाती है और इसमें से जो है 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में से होती हुई जब भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है तो कुछ दूर प्रवेश करने के पश्चात ये जो सहायक कोशिका अपहासित होती है वो एक तंतु रूपी समुच्चय बना लेती है। तंतु रूपी समुच्चय द्वारा ये उसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं कि अंड कोशिका है, 2 सहायक कोशिकाएं हैं, तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका जो है कैसे प्रवेश करेगी, अपहासित हो जाती है सहायक कोशिका, उसको भेदते हुए अंदर प्रवेश करती है। वो जो अपहासित सहायक कोशिका है वो तंतु रूपी समुच्चय के द्वारा जो है उस अपहासित सहायक कोशिका से ये पराग नलिका जो होती है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। जैसे ही पहुंचती है सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद जो पराग नलिका है उस पराग नलिका जो है उसके शीर्ष भाग जो होता है वो शीर्ष भाग जो होता है उस पर छिद्र हो जाएगा या वो शीर्ष भाग जो है वो हासित हो जाएगा। जैसे वो हासित होगा तो पराग नली के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक जो होता है वो जो है कोशिका द्रव्य के अंदर जो है वो मुक्त हो जाते हैं। सहायक कोशिका जो है उसके अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं। कौन सी सहायक कोशिका में? जो अपहासित सहायक कोशिका है उस अपहासित सहायक कोशिका में क्या कर दिए जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब एक तो अंड कोशिका के साथ में ही जुड़ जाता है और दूसरा जो होता है वो अमीबीय गति करके, क्योंकि बीच में क्या पाया जाता है, द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, तो दूसरा अमीबीय गति करके द्वितीयक केंद्रक तक पहुँच जाता है। चित्र की सहायता से वापस से समझेंगे एक बार इसे।
ये मेरा वीडियो चल रहा है, क्यों बीच में? देखिए ये एक भ्रूण कोश है, इसके अंदर ये वाली जो है वो सहायक कोशिका है, अंड कोशिका है। पराग नलिका देखो बीच में से प्रवेश कर रही है, सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से प्रवेश कर रही है। यहाँ सहायक कोशिका जो है वो भेद दी जाएगी, वो अपहासित हो जाएगी सहायक कोशिका, है ना। अपहासित सहायक कोशिका होने के कारण पराग नलिका अंदर जाके अपहासित सहायक कोशिका में छिद्र उत्पन्न हो जाता है, नष्ट हो जाती पराग नलिका। दोनों नर युग्मक जो हैं वो मुक्त कर दिए जाते हैं। एक नर युग्मक तो इधर अंड कोशिका के अंदर चला जाता है, देखिए, ठीक है। एक तो अंड कोशिका में जाएगा, वो युग्मनज बनाएगा, यहाँ देखिए युग्मनज बन गया। और दूसरा अमीबीय गति करके कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक ये क्या बना लिया इसने, तो युग्मनज बना लिया, क्योंकि अंड कोशिका के अंदर चला गया। अपहासित सहायक कोशिका के अंदर नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। सहायक कोशिका को भेदते हुए पराग नली के अंदर प्रवेश कर रही है, वह अपहासित हो जाती है, तंतुमय समुच्चय बनाती है। इसके द्वारा अंदर प्रवेश करती पराग नलिका जो होती है वो नष्ट होती है, उसका ऊपरी भाग छिद्र उत्पन्न हो जाता है, नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं। एक जो होता है वो अंड कोशिका से संयुग्मित होकर युग्मनज बना लेता है, और दूसरा जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से संयुक्त हो ध्रुवीय केंद्रक के समीप अमीबॉइड गति करके पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगी, देखो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वो अपहासित हो जाती है, ठीक है। और जो है ये क्या बन गया, प्राथमिक भ्रूणपोषी कोशिका बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर युग्मनज बनेगा। अब किस प्रकार द्वितीयक इसे द्विनिषेचन कहते हैं और त्रिक संलयन कहते हैं। कैसे होगा द्विनिषेचन, सबसे पहले जो नावाश्चीन थे उन्होंने क्रिटिलेरिया और लिलियम करके जो पौधे थे उनमें सर्वप्रथम इसको खोजा था। और द्विनिषेचन जो होता है वो आवर्तबीजी पादपों का मुख्य लक्षण है, क्योंकि ये केवल आवर्तबीजी पादपों में ही पाया जाता है। जो अनावर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष बनता तो है, लेकिन वो निषेचन से पहले ही बन जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बनने वाला जो भ्रूणपोष है वो अगुणित होता है, वो त्रिगुणित नहीं होता है। यहाँ हम देखेंगे त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होगा, ठीक है। और इसलिए जो है वो केवल ये आवर्तबीजियों का ही विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है भाई, कि ये अगुणित अंड कोशिका है और अगुणित नर युग्मक है। अगुणित अंड कोशिका और अगुणित नर युग्मक संयुग्मित होकर अगुणित अंड कोशिका और अगुणित नर युग्मक जो होता है वो संयुग्मित होकर और क्या बना लेता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। क्या बन जाता है, द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। ये हो गया पहला निषेचन। दूसरा निषेचन क्या होता है, कि जो बीच में ध्रुवीय केंद्रक है ये द्विगुणित होता है, नर युग्मक जो होता है वो अगुणित होता है। तो 2n + 1n मिलकर क्या बनाएंगे, 3n। 3n भ्रूणपोष का, त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। त्रिगुणित होना यानी त्रिक संलयन। और निषेचन 2 बार हो रहा है, एक बार तो युग्मनज का निर्माण कर रहा है और दूसरी बार भ्रूणपोष का निर्माण कर रहा है। तो 2 बार निषेचन होना क्या कहलाता है, द्विनिषेचन। क्या कहलाता है, द्विनिषेचन। और द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक अगुणित नर युग्मक मिलकर त्रिगुणित संरचना बनाता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन जो होते हैं वो आवर्तबीजियों का विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। और युग्मनज जो होता है वो बाद में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष बाद में भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, नावाश्चिन ने किया था। किसमें करा था, क्रिटिलेरिया और लिलियम पादप के अंदर करा था। किसका विशिष्ट लक्षण है, आवर्त बीजियों का। अनावर्त बीजियों में कब होता है भ्रूणपोष का निर्माण, निषेचन से पहले ही हो जाता है। और कैसे होता है भ्रूणपोष, अगुणित भ्रूणपोष होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब द्विनिषेचन का महत्व क्या है, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, द्विनिषेचन का महत्व। देखो द्विनिषेचन 2 बार निषेचन होना, एक बार भ्रूण और दूसरी बार भ्रूणपोष का निर्माण होना। ये युग्मनज जो होता है उससे भ्रूण विकसित होता है और परिवर्तित होने वाला भ्रूणपोष को भ्रूण परिवर्तित हो रहे भ्रूण को भ्रूणपोष पोषण प्रदान करता है। सोचिए अगर भ्रूणपोष परिवर्तित ना हो तो भ्रूण का पोषण प्रॉपरली नहीं होगा और परिवर्तित होने वाला जो भ्रूण है वो स्वस्थ भ्रूण नहीं बनाएगा, स्वस्थ बीज उससे उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि बीज के अंदर क्या उपस्थित होता है,
भ्रूण उपस्थित होता है। बीजांड निषेचन के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। और बीजांड के अंदर ही क्या होता है? भ्रूण होता है। तो स्वस्थ बीज कब बनेंगे? जब उसे प्रॉपर भ्रूण पोषण प्रदान करता रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ जब बीज अंकुरित होता है, अंकुरण के समय भी उसे भ्रूण पोष की आवश्यकता होती है। उस समय भी उसको ऊर्जा चाहिए होती है, पोषण चाहिए होती है, जो भ्रूण पोष द्वारा उसको प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार बीजों की जो जीवन क्षमता है उसके लिए युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, युग्मक संलयन मतलब युग्मनज का बनना, त्रिक संलयन मतलब भ्रूणपोष का बनना, दोनों ही आवश्यक है। अगर भ्रूणपोष नहीं बनेगा तो बीज का परिवर्धन अवरुद्ध हो जाएगा, परिवर्धित जो है स्वस्थ भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसके द्वारा क्या होता है? जीव द्रव्य जो है उसके अंदर नवीनीकरण आता है, पुनर्विन्यास होता है इसके कारण ही। और ये दोनों ही क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है पादप के आगे परिवर्धन के लिए, नए पादप के विकास के लिए। तो ये दोनों ही क्रियाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भ्रूणपोष की, कि भ्रूणपोष क्या है। ठीक है, इसका परिवर्धन किस प्रकार होता है? देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिक संलयन के द्वारा निर्मित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। किस प्रकार होता है? त्रिगुणित होता है। और जो भ्रूण है उसके परिवर्धन के लिए इस भ्रूणपोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हिलोबियल भ्रूणपोष। कितने प्रकार के भ्रूणपोष बताए मैंने? 3 प्रकार के। पहला केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा हिलोबियल प्रकार का। जो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है उसके अंदर क्या होता है? देखिए कि केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है उसमें भ्रूणपोष का विभाजन होता है। ये भ्रूण है और इसके चारों तरफ भ्रूणपोष का विभाजन हो रहा है। भ्रूणपोष का जब विभाजन होता है तो भ्रूणकोश का जो केंद्रक है वो विभाजन करेगा, और केंद्रक निर्मित होने के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक अनवरत रूप से विभाजन प्रदर्शित करते हैं और चारों तरफ एक द्रव्य पदार्थ होता है जिसके अंदर केंद्रक तैरते रहते हैं। उसके पश्चात जो केंद्रक जो होते हैं वो परिधि पर जमा हो जाते हैं। केंद्रक क्या हो जाते हैं? परिधि पर जमा हो जाते हैं। और बीच में किसका विकास हो जाता है? गुहा का विकास हो जाता है। केंद्रक चारों ओर परिधि पर जमा हो जाते हैं और बीच में गुहा का विकास हो जाता है। जो नारियल पानी होता है, नारियल पानी में वही पानी के अंदर बहुत सारे मुक्त केंद्रक होते हैं, तो वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। जब वो नारियल पानी बाद में पानी सूख जाता है तो वो कोशिकीय भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में जो नारियल पानी है वो किसका उदाहरण है? नारियल पानी जो है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, जिसमें केंद्रक अनवरत विभाजन करते हैं, परंतु केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो केंद्रकीय द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं जो तैरते रहते हैं और अंत में परिधि पर जमा हो जाते हैं, बीच में गुहा का विकास हो जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष जो है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। ये पॉलीपेटली जो वर्ग के सदस्य हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष देखने को मिलता है। इसके अलावा अधिकतर पादप जो हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष ही पाया जाता है। नंबर 2 है कोशिकीय भ्रूणपोष। देखो, कोशिकीय भ्रूणपोष में जब केंद्रक विभाजन होगा तो प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है। प्रत्येक विभाजन के पश्चात आप देखिए किसका निर्माण हो रहा है? भित्ति का निर्माण हो रहा है प्रत्येक विभाजन के पश्चात, और ये अंत तक कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष ही रहता है। प्रारंभ से कि अंत तक कोशिकीय प्रकार का ही होता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर चुष्कांग विकसित हो जाते हैं, जिन चुष्कांगों की सहायता से ये जो भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष से पोषण जो है वो भ्रूण को प्रदान किया जाता है। और कई बार चुष्कांगों की सहायता से भ्रूणपोष के अलावा भी सहायक कोशिकाओं से भी पोषण प्रदान करके भ्रूण को उपलब्ध करा दिया जाता है। ऐसा गेमीपेटली वर्ग के सदस्य में जो है वो केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो है हिलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। हिलोबियल भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों के बीच के प्रकार का होता है। इसमें जब पहला विभाजन होता है तो एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है और कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है।
अब इसके पश्चात अन्य विभाजनों में दोनों तरफ केंद्रक विभाजन मुक्त रूप से होते हैं, परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है। और ये एक बीजपत्री जो हेलोबियल गण है उसके अंदर ये हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। तो ये हमने विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन के बारे में पढ़ा। नंबर 1 हमने पढ़ा केंद्रकीय भ्रूणपोष, नंबर 2 हमने पढ़ा कोशिकीय भ्रूणपोष और नंबर 3 हमने पढ़ा हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? नाम से पता है भ्रूणपोष हमें अब तक हम बहुत बार पढ़ते आ चुके हैं कि भ्रूणपोष पोषण उपलब्ध कराता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी जो पोषक पदार्थ हैं वो उपलब्ध होते हैं। और ये पोषक पदार्थ ये किसको उपलब्ध कराता है? भ्रूण को उपलब्ध कराता है। जो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष है इसमें मैंने आपको बताया था चुष्कांग पाए जाते हैं। तो इन चुष्कांगों की सहायता से ये भ्रूणपोष से और बाहर की कोशिकाओं से भोजन का चूषण करके भ्रूण को उपलब्ध कराने का काम भी करता है। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं, 2 प्रकार के बीज पढ़ेंगे अपन आगे, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं वो बीज को अंकुरण के समय भी पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। और भ्रूणपोष जो नया नवोद्भिद पादप विकसित होता है वो नवोद्भिद पादप जो है वो भी भ्रूणपोष से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये भ्रूणपोष उस नवोद्भिद पादप को पोषण प्रदान करने का काम भी करता है। तो इस प्रकार ये सभी भ्रूणपोष के क्या हैं? कार्य हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हमने किस प्रकार परागनलिका द्वारा का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है, क्या क्या चरण, विभिन्न चरणों के रूप में जो प्रक्रियाएं वो हमने पढ़ी। उसके बाद द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है? द्विनिषेचन मतलब 2 बार निषेचन होना, त्रिक संलयन मतलब त्रिगुणित भ्रूण का विकास होना। त्रिक संलयन कहलाता है जो आवर्त बीजियों की विशिष्टतम लक्षण होता है, उसके बारे में पढ़ा। फिर भ्रूणपोष जो होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भ्रूण के परिवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे और वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। जो हम नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो लास्ट वीडियो का, उसके बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए।